में का विलोम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। प्रत्येक साल में जो घूम फिर कर आने वाला क्वेश्चन है ना पेपर में, तो आपको बता ही दिए पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम, थेल्स या थेल्स का विलोम, और एक समरूप त्रिभुज वाला, ठीक है। तो इसको कराते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, अच्छे से देखिएगा। और जो थेल्स पर में समझ गए ना, एकदम सिमिलर टू ये है, उसी के तरह इसका विलोम, थेल्स पर में का विलोम देखिएगा अच्छे से। थेल्स पर में का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आइए साधारण प्रतिज्ञा इसके लिए भी, साधारण प्रतिज्ञा, देखिए जस्ट उल्टा होगा इसमें साधारण प्रतिज्ञा। डायग्राम से आपको समझाते हैं पहले, फिर एक बार डायग्राम पे आ जाएंगे। डायग्राम भी सेम बनेगा, सॉल्यूशन भी सेम होगा, ठीक है, बस चेंज कटिटा होगा, कटिटा थोड़ा सा चेंज, समझ गए ना। डायग्राम भी एकदम सेम बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा, हवा हवाई है ये, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है। चलिए इसमें देखिए, अभी थेल्स पर में जब पढ़ रहे थे तो एक नाम दे दीजिए, इसका नाम भी दे ही देते हैं। क्या लिखे थे कि अगर एक डी रेखा खींच देते हैं इसके समांतर, तो ये एडी और डीबी को, एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब जस्ट उल्टा रेखाखंड, इसी के बारे में अब उल्टा करेंगे। अगर कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा इस दोनों की बात कर रहे हैं, ए बी और ए सी, ठीक है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो दो भुजा के अलावा यही ना तीसरी भुजा, इससे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। आइए इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है साधारण प्रतिज्ञा में। डायग्राम अगर समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पर भी साधारण प्रतिज्ञा आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है। यदि कोई रेखाखंड, यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब बीबी समांतर होना चाहिए बीसी के, ये इस बार प्रूव करना है, समांतर होती है। पहले क्या था कि डीई समांतर था बीसी के, तब सिद्ध कर रहे थे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस बार क्या हो गया है कि एडी बटे डीबी है और एई बटे ईसी है दिया हुआ, सिद्ध क्या करना है, डीई समांतर हो जाएगा बीसी के तीसरी भुजा। आइए उसी चीज को यहाँ पे लिखिए आप, किसमें, विशेष प्रतिज्ञा में, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में इसी को लिखेंगे जो अभी आपको बोले, क्या बोले,
विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में क्या किया है इस बार? एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के, है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? डी समांतर होगा बीसी के, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सॉल्व किया ना थेल्सपर में, बस सेम उसी तरह सॉल्व करना है, घबराने की कोई बात नहीं है, मरीज खतरे से बाहर है। ठीक है, क्योंकि थेल्सपर में हम लोग जान चुके हैं, तो ये उसका विलोम है, मतलब उल्टा करना है खाली, और क्या करना है। लेकिन सॉल्यूशन हमेशा सीधा ही हो जाएगा, इसका भी लगभग उसी तरह होता है। चलिए आइए, रचना भी सेम, क्या करना है? डी से ए पर, बढ़िया से खींचे, लंबा दिखना चाहिए आपका। उसके बाद ई से एडी पर, टेढ़ा हो गया, लंब खींच दिए। डी से ए पर कौन सा? डी एम, एक ही ओर से देते हैं, और ई से ए डी पर ई एन, लंब खींच दिए। उसके बाद यही चीज यहाँ पे लिखना है, रचना में यही लिखना है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायग्राम एक बार समझ गए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लंब का निशान देना ना भूले। ठीक है, आइए यहाँ पे लिख दीजिए, इसको अभी कम कर ही देते हैं। बी से ई को मिला दीजिए, बी से ई को तथा डी से सी को, मिला दिया गया। ठीक है, लिखते हैं रचना में, समझिएगा आप लोग फिर से एक बार क्या क्या किए हैं। ई से ए डी पर, या फिर पहले कहां से? डी से शुरू किए थे, तो पहले डी से लिखिए। डी से ए पर, कौन सा नाम लिखिए उसका? डी एम, डी से ए पर डी एम, तथा ई से ए डी पर, नाम लिखिए ई एन, क्या है? ई एन, लंब खींचा, तथा एक और काम क्या हुआ? बी से ई और डी से सी को मिलाया, तथा बी से ई को और डी से सी को मिलाया। जो काम डायग्राम में करेंगे वो काम यहाँ पे लिखेंगे, बस इतना काम याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रमाण में भी वही काम करना है, सेम काम। क्या बोले थे इसमें? आधार जो सब है इसमें दिया हुआ, तो सबको क्या करना है? एक बार आधार मानना है, तो एडी को आधार मानना है। तो एडी आधार किस त्रिभुज में है? ए डी, ई वाला में है एडी, देखिए ना, उसको आधार मानना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल में आधार मानना है एडी को, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार का मान
ए डी ऊंचाई, इस पर डाला गया लंब ई एन, तो ए डी गुना ई एन, ए डी गुना ई एन, इसको बोलेंगे समीकरण एक। उसके बाद नीचे में जो त्रिभुज है बी डी ई का क्षेत्रफल, फिर लिखिए उसको बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार बी डी और इस पे डाला गया जो लंब है वो क्या कहलाएगा ऊंचाई, इसके बढ़ाए गए भुजा पर डाला गया लंब इस क्या कहलाएगा इसका ऊंचाई, तो बी डी गुना ई एन, समीकरण बोलिए इसको 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार बोले बी डी को, इसी पे डाला गया बढ़ाया गया भुजा पर क्या है लंब डाला गया है, ये क्या कहलाएगा इसकी ऊंचाई कहलाएगी। चलिए समीकरण 1 में 2 से भाग लगाना है। ठीक है, ठीक है, ए डी ई लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा उधर राइट वाला देखिए हाफ गुना ए डी गुना ई एन, हाफ गुना ए डी गुना ई एन, और नीचे में कौन है समीकरण 2 का देखिए हाफ गुना बी डी गुना ई एन, हाफ गुना बी डी गुना ई एन। ठीक है, अब देखिए ई एन नीचे ई एन ऊपर चल गया पी एन जंक्शन में, ये दोनों भी हाफ हाफ एकदम फुल हो गया, तो क्या बच गया ए डी बटे बी डी हो गया। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा ए डी बटे बी डी, कट मार के इतना सा बचा, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 6 की तैयारी कीजिए। 6 का तैयारी कैसे करेंगे, पहले 4 और 5 तो मालूम ही नहीं है, 4 और 5 की खोज करते हैं। खोज करने के लिए कहीं नहीं जाना है, इधर जो है बंदा इसको उठाइए, ए और इसी को एक बार आधार मानिए, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ई को आधार मानने के लिए ए डी ई त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि इधर वाला को अब क्या करना है आधार मानना है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार, आधार इस बार किसको ले रहे हैं ए ई को, आधार किसको ए ई को, और इसी भुजा पर जो डाला गया लंब है इसकी ऊंचाई कहलाएगी, तो कौन है बी एम, क्या है बी एम। अब ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 5 की तैयारी में लग जाइए। इसी आधार बनेंगे तो इसी आधार वाला त्रिभुज कौन होगा, देखिए डी डी ई सी, त्रिभुज कौन डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कौन ई सी, आधार क्या लेने के लिए बोले आपको ई सी, टेढ़ा हो जाता है यहाँ पे आके, हाफ गुना आधार ई सी गुना ऊंचाई कौन ई सी, भुजा को ही जो बढ़ाया गया है उस पर जो डाला गया लंब है वो कहलाएगी इसकी ऊंचाई, तो कौन डाला गया है डीएम डाला गया है, तो ये हो गया डीएम इसकी ऊंचाई। समीकरण 4 में फिर 5 से भाग कर दीजिए, समीकरण 4 में भाग देना है समीकरण 5 से, समीकरण 5 से भाग लगाइए, लेफ्ट वाला के साथ खाली क्या करना है बटे के रूप में तो लिखना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार ए ऊंचाई डीएम बटे हाफ गुना ई सी गुना डी एम। चलिए डी एम से डी एम खत्म, हाफ से हाफ फुल हो गया,
क्या बच गया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर कितना? AE बटे EC, AE बटे EC। ये हो गया आपका समीकरण 6। समीकरण इसको क्या बोल लेना? 6। समीकरण 3 और 6 से आ जाइए। तो समीकरण 3 और 6 से नहीं, अभी पहले इसको देखिए कि जो विशेष प्रतिज्ञाओं में लिखे हुए थे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ था? त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ था कि AD बटे DB, ये दिया हुआ था आपको, दिया है AD बटे DB है बराबर AE बटे EC। ये क्या था? दिया हुआ था, दिया था कि नहीं? तो देखिए ये दिया हुआ था और सिद्ध करने के लिए किसको बोला था? DE समांतर होना चाहिए BC के। अब आइए यहाँ पे AD बटे DB, AD बटे DB का मान देखिए कितना है। यहाँ पे आइए, ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल लिखिए। इसका मान समीकरण 3 से उठा के यहाँ पटक दीजिए तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC का मान देखिए, AE बटे EC का मान कितना है? ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल लिख दिए। अब देखिएगा AD बटे DB का मान कहां पे था? समीकरण 3 में था, इसको वहां पे उठा के रख दिए। बराबर क्या दिया था? AE बटे EC, AE बटे EC का समीकरण 6 में था मान, इसको भी रख दिए। अब देखिए तो ऊपर ऊपर कटता है ना समीकरण में, कटा दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों कौन था? त्रिभुज ADE का ही क्षेत्रफल था, दोनों आपस में बराबर होगा, आपस में कट गया। अब देखिए इसके पास कुछ नहीं 1, इसके पास भी कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 गुना DEC और 1 गुना BDE, फिर ये गुना करने पर तो BDE, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं बस यहाँ पे हम कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल का, DEC का क्षेत्रफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए 1 गुना BDE, 1 गुना DEC, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अभी तुरंत क्या कर दिए थे? अभी जो थेल्स प्रमेय में कर रहे थे कि ये जो DEC का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल अगर बराबर होता था तो ये क्या हो रहा था? दोनों समांतर हो रहा था, तभी ना उसको बराबर कर रहे थे कि DE समांतर है BC के, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए यही बराबर हो गया है, ये देखिए आपस में बराबर हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि DE समांतर है BC के। तब लास्ट में लिखिएगा अतः DE समांतर हो गया BC के। ठीक है, ये आपका प्रूफ है। ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छे से समझिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे हम समझा रहे थे आपको। यहाँ पे क्या बोले? जब थेल्स प्रमेय था तो प्रमेय में क्या बोले कि ये दिया हुआ था, ऊपर में दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो सिद्ध कीजिए इतना। और इस बार ये दिया हुआ था, इससे ये निकालना था कि DE समांतर है BC के। तो जब ये दिया हुआ था तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिए थे, तभी ये प्रूफ हुआ था क्या। और इसमें क्या दिया था कि 100 के दौरान ही ये दोनों क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, इसका मतलब DE समांतर हो गया BC। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो।